जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण को पढ़ लिया है और ये देख लिया था कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीव जंतु या फिर पादप के चारों ओर से घेरा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। जीव और पर्यावरण। पर्यावरण आप समझ गए, तो जीव आप देखिए, अगर अच्छे से देखना है तो पीछे से एक सीरियल से वीडियो को देखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब जीव और पर्यावरण के बीच परस्पर आपसी संबंध से बने हुए संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और पर्यावरण के मध्य बने आपस में पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। जीवों और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध से बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर से, जीव और पर्यावरण माने कोई जीव है और दूसरा पर्यावरण है। पर्यावरण आप समझ गए, चारों ओर का स्थान जो जिसमें वह जीव रहता है। तो किसी जीव जिस जगह रहता है, उस जीव के रहने वाले एरिया को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो जीव और उस पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध से जो तंत्र का निर्माण होता है, ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ऐसे तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सॉरी। तो देखिए, जीवों और, कई बार बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। जीवों और माने जीव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध से बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आप पिछले वाले वीडियो को देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमको समझना है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन है। तो पर्यावरण के दो प्रकार के घटक होते हैं, यानी पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक आपसे पूछेगा कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कितने घटक? दो। एक का नाम है जैविक घटक और एक का नाम है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक। देखिए, पर्यावरण के कितने घटक, तो पर्यावरण के दो घटक। एक का नाम जैविक घटक, एक का नाम अजैविक घटक। जैविक घटक को अंग्रेजी में कहेंगे लिविंग और इसको कहेंगे नॉन लिविंग। लिविंग। अब यहां से देखिए, अगर आप समझदार हैं तो इंग्लिश में देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, इसका मतलब ये, अगर हम इससे देखें तो लिविंग पर्यावरण के ऐसे घटक जिसमें माने जीवित चीजों को लिया जाता है, उसे हम पर्यावरण का जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक किसे कहेंगे, जिसमें हम जीवित चीजों को लें, उसे हम जैविक घटक कहेंगे। और पर्यावरण का अजैविक घटक, जिसमें हम जीवित चीजों को न लें ना, उसे हम अजैविक घटक कहेंगे। और जैविक घटक में दो प्रकार हो सकता है, या तो हो सकता है जैविक घटक में सूक्ष्म जीव हो और या हो सकता है बृहद जीव हो। यानी क्या हो सकता है, या तो सूक्ष्म जीव होंगे और या तो बृहद जीव होंगे। बृहद जीव। अब सूक्ष्म जीव और बृहद जीव, इसको हम लोग देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या क्या आ जाएगा, ये प्रश्न पूछता है। सूक्ष्म जीव में जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, तो कवक और जीवाणु हम मान ले रहे हैं, जीवाणु। और बृहद जीव में कौन कौन आ जाएगा, बृहद जीव में आ जाएगा पादप और जंतु। पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे। पेड़ माने बायोलॉजी में हम लोग पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। और अगला हो जाएगा जंतु। अब ये, यानी पर्यावरण के कितने घटक अगर आपसे पूछ लेगा, तो पर्यावरण के दो घटक। एक घटक का नाम है जैविक घटक और एक घटक का नाम है अजैविक घटक। जैविक घटक को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देंगे, एक सूक्ष्म जीव और एक बृहद जीव। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ जाएगा, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। और बृहद जीव में आ जाएगा पादप और जंतु। जंतु माने जानवर, पादप माने पेड़ पौधे।
देखिए, और अजैविक घटक की अगर बात करेगा तो अजैविक घटक में जिसमें जीवन न हो ऐसे घटक को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। जैसे हो जाएगा क्या, मिट्टी हो गया, मिट्टी, मिट्टी के अलावा भी अगर हम जोड़ लें, सूर्य हो गया, ताप हो गया, सूर्य, ताप, नदी, समुद्र, ये सब कौन से घटक कहलाएंगे, अजैविक घटक। और इन दोनों घटक को अगर मिला दिया जाए तो इसके द्वारा जिसका निर्माण होता है और पर्यावरण को भी मिला लिया जाए तो ऐसे ही तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण कहा जाता है। तो पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक घटकों से होता है। जैविक और अजैविक घटक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी पर्यावरण में जीवित व्यक्ति भी आपको दिखेंगे और अजैविक भी, जैसे मिट्टी भी आपको यहाँ दिखेगी पृथ्वी पर, और जीवन भी दिखेगा, सूक्ष्म जीव भी दिखेंगे, पादप भी, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, और यहाँ सूर्य भी दिख रहा है, मिट्टी भी, नदी भी, एक दूसरे को आपस में प्रभावित करते हैं। जैसे जल है, नदी में मछली है, तो नदी अजैविक घटक है और मछली जैविक घटक है। अब उसी में अगर मछली में अगर देखा जाए तो उसी में समुद्र क्या मिलेगा, मान लीजिए अगर मगरमच्छ है जल में, तो मगरमच्छ किसको प्रभावित करेगा, मछली को। मछली अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति मछली को प्रभावित किया और व्यक्ति को मगरमच्छ प्रभावित कर दिया। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और आपस में एक दूसरे का इसी प्रकार म्यूचुअल रिलेशन चलता रहता है। तो ये सूक्ष्म जीव हो गया, बृहद जीव हो गया, जैविक घटक हो गया, अजैविक घटक। तो जैविक घटक जिसमें जीवन संभव हो ऐसे घटकों को, पर्यावरण के ऐसे घटकों को या फिर पारिस्थितिकी के ऐसे घटक को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं। लाइट कट जा रही है। चलिए, इसके पहले हम देख रहे थे, लाइट बीच में कट गई थी। हम लोग अब देखना चालू करते हैं पर्यावरण के जैविक घटक को। हम देखेंगे जैविक घटक उस घटक को कहते हैं जिसमें जीवन हो, अर्थात जो जीवित है उसको हम जैविक घटक के अंतर्गत रखेंगे। अब जैविक घटक को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। इस जैविक घटक के विषय में हम लोग समझना चालू करते हैं। चलिए, पहला जैविक घटक के विषय में हम लोग समझते हैं। तो जैविक घटक दो तरीके से हम लोग अब पढ़ेंगे। या आपने देख लिया, एक सूक्ष्म और एक बृहद। सूक्ष्म में जीवाणु और विषाणु आ गए और बृहद में क्या आ गया, बृहद के अंतर्गत बच्चों आ गया सूक्ष्म जीव और बृहद जीव। सूक्ष्म में कौन हो गया, जीवाणु और विषाणु। बृहद में पादप और क्या, पादप और जंतु। अब हम इसी को अब अलग से पढ़ेंगे जैविक घटक, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अजैविक घटक। तो जैविक घटक को अच्छे से पढ़ना है और जैविक घटक प्रश्न में पूछेगा भी। तो चलिए देखते हैं सॉरी, जैविक घटक, जैविक घटक, पारिस्थितिकी के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। और जैविक घटक को हम लोग दो तरीके से बांटेंगे। दो तरीका कौन कौन, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहेंगे, और परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे हम परपोषी। तो हम लोग जैविक घटक को अब इस तरीके से दो तरीके में बांटेंगे। जो आप सूक्ष्म जीव देख रहे थे, जीवाणु विषाणु, ये किसी न किसी पर आश्रित हैं। और जैसे आपने देखा था पेड़ पौधा वो किसी पे आश्रित नहीं है। तो सूक्ष्म जीव और बृहद जीव में आपने देखा था। अब इसको हम दो तरीके से सूक्ष्म और बृहद में ऐसे बांटा था। अब हम लोग इसको देखते हैं स्वपोषी और परपोषी के आधार पे। तो जैविक घटक के दो अंग, दो घटक, जैविक घटक के दो तरीके। एक हो जाएगा स्वपोषी, स्वपोषी, और एक विषमपोषी या परपोषी। एक को हम लोग कहेंगे विषम पोषी या परपोषी, या परपोषी, स्वपोषी या विषमपोषी और परपोषी। इसी को स्वपोषी या विषमपोषी या परपोषी के नाम से जाना जाता है। हिंदी पे आप ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी लिखने पे ध्यान नहीं, आपको समझाने के चक्कर में हम हैं। तो आप समझिए, स्वपोषी ऐसे जो ऐसे पादप या ऐसे भी जो भी हैं जंतु या पेड़ पौधे, लेकिन यहाँ स्वपोषी में केवल पादप आएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जितने भी पेड़ पौधे हैं पादप वे स्वपोषी होते हैं।
लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, जैसे अमरबेल। पादप सभी स्वपोषी होते हैं कुछ पादप को छोड़कर, जैसे अमरबेल एक पेड़ है, अमरबेल। अमरबेल ये परपोषी होता है, ये दूसरे के ऊपर रह करके उससे सब कुछ लेता है, सब कुछ माने कहने का सेंस पोषण भी उसी से प्राप्त करता है और जल भी उसी से प्राप्त करता है। तो ये एक पेड़ ऐसा है जो परपोषी है, अमरबेल। देखे होंगे आप लोग, पतला पतला धागे नुमा होता है, ये परपोषी होता है अमरबेल। और पादप जितने भी हैं ये सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य के प्रकाश से बच्चों, ये पेड़ है मान लीजिए, ये पादप आपने बना दिया है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या करता है अपना, यहाँ से सूर्य के प्रकाश से ये, और नीचे यहाँ जल, तो सूर्य के प्रकाश इसमें, इसकी पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसकी वजह से वर्णी लवक, और इसकी वजह से क्या करता है क्लोरोफिल, यहाँ इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में फ्लोएम ऊतक के द्वारा, फ्लोएम, और यहाँ फ्लोएम ऊतक के द्वारा वो प्रकाश को ग्रहण करता है, और जाइलम के द्वारा यहाँ से, जाइलम के द्वारा वह भोजन माने पानी को ऊपर ले जाता है। तो इस तरीके से ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, माने अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों को उत्पाद के नाम से भी जानेंगे। इसे स्वपोषी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद। तो स्वपोषी कह लीजिए, स्वपोषी के अंतर्गत पादप आते हैं, और पादप में भी, पादप को हम लोग उत्पाद कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जंतु जो भी अपना भोजन स्वयं बना लें उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये भोजन किसको, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल में बना देते हैं, यानी सरल को, ये पादप जो होते हैं ये सरल को क्या करते हैं, जटिल बना देते हैं, जटिल। सरल कार्बनिक पदार्थ को, ये सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, ये है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। तो पेड़ पौधे यानी पादप जो होते हैं सरल को जटिल, सरल को जटिल माने इनको और कुछ मिला नहीं, यहाँ से ये लोग क्या लिए, जल लिए नीचे से और ऊपर से प्रकाश, इसको मिला करके ये लोग ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं जो कि एक जटिल कार्बनिक है, और जल और प्रकाश एक सरल हैं। तो इसका मतलब ये क्या किया, जल को लिया और ऊपर से प्रकाश को लिया, इससे बना दिया ये क्या, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिया। यानी सरल कार्बनिक पदार्थों को स्वपोषी यानी पादप जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हुआ स्वपोषी से संबंधित, यानी जैविक घटक के अंतर्गत हमने देख लिया स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाया उसे स्वपोषी। अब आ जाएंगे हम लोग विषमपोषी। विषमपोषी या परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। एक चीज है युगलीना जो स्वपोषी, एक बार पूछा गया पेपर में प्रश्न है, युगलीना ऐसा होता है, युगलीना, युगलीना, युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसे चप्पल जंतु भी कहते हैं, चप्पल। और ये कूटपाद विधि द्वारा, कूटपाद अपना भोजन, ये युगलीना जो है बच्चों याद करके रखिएगा, युगलीना स्वपोषी और परपोषी। बार बार यहाँ विषम विषम से अच्छा है कि डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिख दीजिए, परपोषी, परपोषी। ये अब सही है, स्व बार बार वही चीज दिक्कत दे रही है। यानी स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी कौन होता है, युगलीना। ये स्वपोषी भी होता है, अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, ये पूछा गया है कि स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी कौन है, तो युगलीना स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं परपोषी में, परपोषी कितने प्रकार का हो जाएगा,
हम उसको समझ लेते हैं और परपोषी में कौन कौन से आ जाएंगे इसको देख लेंगे, तब हम लोग देखना चालू करेंगे इसके घटकों को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, स्वपोषी पर डिपेंड होता है, यानी पादप पर डिपेंड होता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। और परपोषी कई प्रकार के हो सकते हैं। परपोषी मुख्य रूप से या कुल 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? देखिए, एक प्रकार का एक परपोषी को कहते हैं सहजीविता। सहजीविता किसे कहते हैं? जब 2 जीव हों और दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करें और दोनों को लाभ हो, तो ऐसे जीवों को हम सहजीविता कहते हैं। सहजीविता, जैसे अब आपको उदाहरण में बता दिया जाए, दोनों को लाभ हो, यानी पहले को भी लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो, तो ऐसे को हम कहते हैं सहजीविता। सहजीविता जैसे मान लीजिए, कभी आपने देखा होगा गाय या भैंस के कान में खूंट है तो उसको कौवा या चिड़िया आके खोद कर निकालने लगती है। तब गाय भैंस के पास तो पैर हाथ है नहीं, तो इस वजह से उनके कान की खूंटी को निकाल कर कौन खा गई? चिड़िया। तो चिड़िया को लाभ हो गया क्योंकि खूंट में प्रोटीन पाया जाता है, उसका पेट भर गया और इसका कान साफ हो गया, दोनों को लाभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सहजीविता। सहभागिता क्या है? एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ न हो, वह उसके ऊपर टिका हो, उससे कुछ लेता न हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सहभागिता। एक को लाभ हो, दूसरे को न लाभ हो न हानि हो। यानी यहाँ किसका उदाहरण हम दे लेंगे? जैसे कीट, माने गाय के कान में से खूंट निकालकर जो कौवा चिड़िया खाती है वो हो गया। यहाँ आ जाएगा सहभागिता, माने एक को तो लाभ हो और दूसरे को लाभ हो या न हो, माने एक के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, दूसरे के ऊपर भी वह उसके ऊपर प्रभाव न डाले। तो माने कहने का सेंस क्या है? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी वृक्ष के ऊपर कोई दूसरा पौधा छोटा सा टिका रहता है। एक तो ऐसा होता है जो उसके ऊपर टिक कर उससे सब कुछ ग्रहण करता है, यानी उससे पानी भी ग्रहण करेगा, उससे भोजन भी ग्रहण करेगा, जैसे अमरबेल है। लेकिन एक ऐसे पौधे होते हैं जो उसके ऊपर केवल सहारे के लिए टिके हैं, उससे कुछ लेते देते नहीं हैं, ऐसे को हम लोग कहते हैं सहभागिता। सहभागिता अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो जैसे आप कभी बाजार जा रहे हैं तो छोटे बच्चे को अपने कंधे पे लाद दीजिए और लेके चले जाइए, तो आपको कोई लाभ माने हानि नहीं हो रही, क्योंकि छोटा बच्चा और उसको लाभ हो जा रहा है। एक को लाभ हो गया, दूसरे को कोई लाभ या हानि नहीं होता, तो ऐसी स्थिति को सहभागिता कहते हैं। एक जीरोफाइटिक का पौधा होता है, ये देखिए एक पौधा कौन है? जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक, ये जीरोफाइटिक का जो पौधा होता है, ये पौधा ऐसा होता है जो दूसरे पेड़ के ऊपर तो स्थिर टिका होता है, दूसरे पेड़ के ऊपर रहता है, लेकिन उस पेड़ से न तो पानी लेता है और न उस पेड़ से नमी लेता है, न उस पेड़ से प्रकाश। ये सूर्य से प्रकाश अपना स्वयं लेता है और पानी बेलामेन ऊतक इसमें पाया जाता है। कौन सा ऊतक? बेलामेन। बेलामेन, बेलामेन ऊतक के द्वारा क्या करता है? नमी को सोख लेता है और नमी को सोख करके ये अपने पोषण को बना लेता है। तो यानी इस पेड़ के ऊपर केवल टिका है, स्थिर है, इससे कुछ ले नहीं रहा है, न जल ले रहा है और न ही प्रकाश ले रहा है, ये अपना खुद बना रहा है, केवल उसके ऊपर सहारे के रूप में टिका है। अगला आ जाता है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? एक को लाभ हो और दूसरे को क्या हो जाए? हानि हो जाए, तो ऐसे स्थिति को हम कहते हैं परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर रह करके उसके ही पोषण को ग्रहण करके अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे खटमल हो गया, खटमल आपके खून को पी करके अपना पोषण करता है। जुआ हो गया, ये भी आपके पोषण को लेकर के अपना भरण पोषण करता है। तो यानी इसमें क्या आ जाएगा? परजीवी में खटमल आ गया, खटमल हो गया, जुआ हो गया, जुआ हो गया, हाँ, और क्या आ जाएगा? मच्छर हो गया। ये सब ऐसे हैं जो परजीवी के अंतर्गत आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये स्वयं तो कोई नहीं, परपोषी जो भी हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये जो हैं ये दूसरे के ऊपर रहते भी हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं, तो ये कहलाते हैं परजीवी। मृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी जो मरे हुए चीजों को खाते हैं, यानी किसी माने इसको
तो लाभ होता है और प्रदूषण भी कम हो जाता है। तो मरे हुए चीजों को खाने वाले क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। ये इसमें किसको लाभ होता है? एक को लाभ होता है, दूसरा मरा है तो दूसरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यानी मृतोपजीवी ऐसे होते हैं जो माने मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। ये हुआ स्वपोषी और परपोषी जैविक घटक के अंग के अंतर्गत हमने देख लिया स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी हमने देखा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे परपोषी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल है। इसी को हम लोग स्वपोषी यानी पेड़ पौधों को हम उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद क्यों कहते हैं हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी कौन है? यूग्लिना। अब हम लोग देखना चालू करते हैं जैविक घटक के आहार श्रृंखला। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखना चालू करते हैं इन जैविक घटकों का आहार श्रृंखला ना, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला के आधार पर इसके भेद। तो उत्पाद, देखिए उत्पाद किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाया है उसे उत्पाद कहेंगे। ये आहार श्रृंखला का प्रथम श्रेणी है। यानी आहार श्रृंखला में जो उत्पाद किसे कहा जाता है? जिनका उपभोक्ता उपयोग करता है, यानी जो सीधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश और जल से अपना भोजन बना लेंगे, इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। और इन्हीं को खा करके उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जिंदा रहता है। और उपभोक्ता कितने प्रकार का हो जाएगा? कंज्यूमर उपभोक्ता 3 प्रकार का हो जाएगा। कैसा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये उपभोक्ता कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक किसे कहेंगे? जो शाकाहारी हो, जो केवल और केवल उत्पाद को खाता हो, यानी ये केवल उत्पाद को खाएगा तो इसे केवल उत्पाद को जो खाता है अर्थात शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहा जाता है जो पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा बकरी, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, खरगोश, हिरण हो गया। ये सब ऐसे उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, यानी इन्हें हम शाकाहारी भी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से अपना भोजन बना लेते हैं, यानी पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता माने बकरी, खरगोश, हिरण, इन सबको जो खा जाए उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे इसमें कौन हो जाएगा? जैसे शेर हो गया, यानी मांसाहारी। ये जो प्राथमिक को खा जाए, मांसाहारी, यानी ये जो प्राथमिक को खा जाए उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक। जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया। अब आप कहेंगे कुत्ता कैसे खा गया? अगर कुत्ता खरगोश को पाएगा तो नहीं छोड़ेगा। शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक। कई कीट भी हैं, ये भी माने कई कीट तथा कई पक्षियां भी होती हैं जो मांसाहारी होती हैं। ये किसको खाती हैं? शाकाहारी खाने वाले को, यानी बकरी को। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ये मांसाहारी कहलाते हैं। और अगला तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। इसका नाम है क्या? सर्वोच्च उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कह लीजिए या सर्वोच्च उपभोक्ता कह लीजिए। सर्वोच्च उपभोक्ता ये है तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत कौन आता है? सर्वाहारी जन। सर्वाहारी, सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो दोनों को खा ले, अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अर्थात यह सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। माने ये शाकाहारी, माने ये सबको खा जाएगा। ये पादप को भी खाता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, भालू हो गया, भालू, ये क्या करता है? मनुष्य और भालू ये साग सब्जियों को भी खा जाते हैं। और मांसाहारी जानवरों को, माने शाकाहारी जानवरों को भी खा जाते हैं। यानी जो पादप तथा शाकाहारी इन दोनों को खा जाए। इसको तो रेगुलर आदमी खाता है, लेकिन इसको स्वाद बढ़ाने के लिए आदमी खा जाता है। जैसे बकरी हो गई, इसको खा जाता है, मुर्गा हो गया, इन सभी को खा जाता है आदमी। तो ये कहलाता है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी या फिर तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता उस उपभोक्ता को कहते हैं जो, यानी उत्पाद तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खा जाए, उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। जो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, जो शाकाहारी तथा मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और सर्वाहारी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? मनुष्य हो गया, भालू हो गया, ये सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाता है। अपघटक किसे कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को खा करके उसे नष्ट कर देते हैं और प्रदूषण कम करते हैं, वे कहलाते हैं अपघटक। जैसे अपघटक मरे हुए चीजों को जो खाता है वही कहलाता है अपघटक। जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों को, चील, गिद्ध, और क्या हो जाएगा? जीवाणु हो गया, अब जीवाणु कैसे? कोई पशु मर गया है, कुत्ता मर गया है, तो उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको खा करके समाप्त कर देते हैं, जैसे प्रदूषण न हो सके। कार्बनिक माने उसके कार्बन की चीजों को छोड़ करके बाकी सब कुछ खा जाते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थों को खा जाते हैं। तो जीवाणु हो गया और ये गिद्ध हो गए, चील हो गए, तो सड़े गले पदार्थों को जो खाता है वही कहलाता है क्या? अपघटक। तो अपघटक किसे कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को खा करके समाप्त कर देता है, वो कहलाता है अपघटक। जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया है अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक यही है, अपघटक या अपमार्जक। अपमार्जक यानी जो सड़े गले पदार्थों को खा करके अपना भरण पोषण करते हैं, वे अपमार्जक कहलाते हैं। वे जीव जो जंतुओं के मृत देह को खा करके अपना भरण पोषण करते हैं, माने जंतुओं के मृत शरीर को खा करके, मरे हुए शरीर को खा करके अपना भरण पोषण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपमार्जक या अपघटक कहलाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आता है परभक्षी किसे कहते हैं? यानी परभक्षी। परभक्षी, परभक्षी किसे कहते हैं? ये पूछता है। परभक्षी जो जंतुओं को, किसी दूसरे जीव को मार के खाते हैं, वो कहलाते हैं परभक्षी। यानी जो दूसरे जीव को मार कर खा जाता है वो कहलाता है परभक्षी। जैसे गिद्ध और बाज हैं, छोटे छोटे पक्षियों को मार कर खा जाते हैं, ये कहलाते हैं परभक्षी। तो परभक्षी आपको समझ में आ गया, जो दूसरे जीव को मार कर खा जाए परभक्षी कहलाता है। अपघटक या अपमार्जक जो सड़े गले पदार्थों को खा करके या मृत शरीर को खा करके अपना पेट माने भरण पोषण करते हैं, वो अपमार्जक कहलाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो मांस को खाता है मांसाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए, ऐसे आप याद करिए कि जो बकरी, खरगोश, हिरण को खा जाए वो मांसाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इन दोनों को खा जाए, उत्पाद को भी और शाकाहारी को भी, यानी पादप को भी खा ले और शाकाहारी को भी खा ले, वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ये हो गया आपका जैविक घटक। और जैविक घटक में आहार श्रृंखला। अब हम लोग देखेंगे अजैविक घटक, उसके बाद लिंडमान का नियम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।